Hello friends, hope you all are fine. A new video. अच्छा, इस वीडियो सीरीज़ में मैं कुछ ऐसी फ़िल्मों को रिव्यू नहीं करूँगा बल्कि आई विल डेयर टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स जो बहुत नामचीन फ़िल्में हैं और जो अपने टाइम पे एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतर पाई थी क्रिटिकली और कमर्शियली, और उनमें क्या चेंजेस किए जा सकते थे जो वो एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरती। This is in no way to demean the great artists, the great script writers, the great directors who are behind these projects. ये एक बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है जो कि एकदम गलत भी हो सकता है कि अगर इस फिल्म में ये किया जाता और वो किया जाता तो शायद और अच्छी चलती थी और ज़्यादा अक्लेम होती थी। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली माय पर्सनल थिंग, और मुझे ये मेरी एक पर्सनल एक्सरसाइज है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ को अच्छी भी लगे, कुछ लोगों को बुरी भी लगे। तो आज मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो है रूप की रानी चोरों का राजा। ये अपने टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट फिल्म्स थी इंडिया की और अच्छी फिल्म थी। बहुत ही पैशन प्रोजेक्ट था ये, लेकिन ये फ़िल्म उतनी चल नहीं पाई थी। तो टुडे आई विल गेट इनटू इट कि वो फिल्म क्यों नहीं चल पाई थी उतनी, और उस समय की एक एक्सेप्टेबल और हाई क्लास ए ग्रेड स्टार कास्ट होते हुए भी क्या रीज़न थे, वेल पब्लिसाइज्ड होते हुए भी क्या रीज़न। देखिए, छोटी फिल्मों का तो ये होता है कि उनकी पब्लिसिटी नहीं अच्छी होती है, उनकी रिलीज़ नहीं अच्छी होती है, तो वो नहीं चलती हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता, लोग धीरे धीरे डिस्कवर करते हैं, कभी कभी वीडियो पे डिस्कवर करते हैं, कभी कभी यूट्यूब पे डिस्कवर। लेकिन इस तरह की फ़िल्में क्यों नहीं चली, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है। एंड वी विल ट्राई टू गेट इनटू ऑल दैट। सो स्टार्ट करते हैं रूप की रानी चोरों का राजा से। कहानी आप लोगों को सबको पता ही होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक नटशेल में बता देता हूँ कि अनिल कपूर और श्रीदेवी बचपन में बिछड़ जाते हैं और उनके रिस्पेक्टिव फादर्स को अनुपम खेर जो कि विलन है वो मार देते हैं। और ये किस तरीके से ये लोग जो है फिर अनुपम खेर को ढूंढते हैं, इनको पता नहीं कि हमारे फादर को किसने मारा, और फिर उसको किस तरीके से ढूंढ कर उससे बदला लेते हैं। दिस वाज द स्टोरी इन वन नटशेल। फ़िल्म देखते हुए मुझे 2-3 चीज़ें लगीं जो मैं बहुत ही फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ कि पहली बात तो ये, जब जिस टाइम ये फ़िल्म रिलीज़ हुई वो 92-93 का वो जो दौर था, वो यूथ ट्रेंड ऑलरेडी आ चुका था। शाहरुख, सलमान, आमिर, ये सब लोग इंडस्ट्री में आ चुके थे। लव स्टोरीज़ का ट्रेंड हो गया था, अलग तरह की फ़िल्मों का ट्रेंड हो गया था, थोड़ा रियलिज़म का भी ट्रेंड आ रहा था। तो उस ज़माने में उस चीज़ में वो जो लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला जो इस फिल्म का बेस था और जो इस फिल्म का सोल था, वो थोड़ा आउटडेटेड लगता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो मेकर्स ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद लिया एक लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला करके। चलिए, जब गड्ढा खोद भी लिया अपने लिए तो उस गड्ढे को कुछ बेटर चीज़ें करके भरा भी जा सकता था, जो कि उस लेवल पे नहीं हुआ। तो जब फिल्म की स्टार्टिंग होती है तो जो फिल्म का इतना बड़ा पॉइंट है, जो बाद में बहुत ही ड्रामेटिकली हम दिखा सकते थे, कि अनुपम खेर जो विलन हैं एक्चुअली वो डबल रोल के हैं, और वो पहले ही दिखा दिया कि वो डबल रोल के हैं, और एक भाई ईविल है और एक भाई गुड है, एक भाई गंदा है, एक भाई अच्छा है, और एक गंदा भाई अच्छे भाई को मार देता है और फिर उसकी जगह लेकर वो अपने गंदे काम भी उसके नाम पे करता रहता है, एक फैसाड बना के। तो ये तो बहुत बड़ा ड्रामेटिक पॉइंट था जो कि फिल्म में बाद में रिवील होता तो बहुत अच्छा होता था। फिल्म की स्टार्टिंग से तो हम यही बात दिखा सकते थे कि जो एक अनुपम खेर है और बार बार उसी के ऊपर डाउट जाए कि ये तो दुनिया को अपनी अच्छी शक्ल दिखा रहा है, लेकिन है ये बुरा आदमी। तो ये चीज़ जो हम बाद में ड्रामेटिकली बहुत एक फिल्म के एक बहुत क्रूशियल जंक्चर पे जो हम ब्रेक दे सकते थे ऑडियंस को, और लाइक एन इंटरवल पॉइंट जो होते थे पहले, वो था नहीं। ये तो आपने पत्ते पहले ही खोल दिए आप, और मतलब पत्ते आपने ऑडियंस के सामने खोल दिए। वहाँ कैरेक्टर्स के दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के सस्पेंस होते हैं। एक सस्पेंस होता है ऑडियंस के लिए जो ज़्यादा वर्कआउट करता है हमेशा, और एक सस्पेंस होता है कैरेक्टर्स के लिए, मतलब जो फिल्म के अंदर एक्ट कर रहे हैं। तो फिल्म के अंदर एक्ट करने वाले कैरेक्टर्स को ये सस्पेंस बना रहा, लेकिन ऑडियंस को तो पता ही था अल्टीमेटली ऑडियंस इज वॉचिंग द फिल्म।
उनके लिए कोई थ्रिल नहीं थी उस बात में ना, बिल्कुल नहीं थी थ्रिल। तो एक तो वो पॉइंट रहा स्टार्टिंग में, तो मैं ये चेंज करता था कि उस पॉइंट को मैं आगे लेकर जाता था, और एक अनुपम खेर पे लगातार शक जाता रहता था कि ये भाई ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, और ये बुरे हैं, और ये दुनिया को अपना अच्छा चेहरा दिखाते हैं। तो वो अनुपम खेर की पर्सनैलिटी भी वो सेट हो जाती है इस रोल पे। देखिए, अनुपम खेर जी महान कलाकार है, लेकिन कभी कभार होता क्या है कि जब हम विलन्स की बात करते हैं ना, तो विलन्स मतलब हमारे दिमाग में मोगैम्बो आ जाता है, हमारे दिमाग में शाकाल आ जाता है, गब्बर सिंह आ जाता है। तो वो मेनेंस और वो ठहराव वाले विलन अनुपम खेर जी कभी नहीं रहे। हालांकि उन्होंने डॉक्टर डैंग वगैरह भी किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो सुभाष घई जी थे और उनको पूरा पता था कि अनुपम खेर को कैसे प्रेजेंट करना है, और इसमें ये बात नहीं हो पाई थी इस फिल्म में। तो वो जो मेनांसिंग वाले अनुपम खेर भी थे, उनकी कॉस्ट्यूम एक तो बहुत बेकार थी, सॉरी टू से इट। वो एक कॉस्ट्यूम ड्रामा टाइप की लगती है। कोई नॉर्मल आदमी दुनिया में उस तरह की कॉस्ट्यूम नहीं पहनता है, अनलेस एंड अनटिल वो किसी आइसोलेटेड वर्ल्ड में रह रहा हो। अच्छा, जब मैं आइसोलेटेड वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मोगैम्बो आइसोलेटेड वर्ल्ड में रहता था, शाकाल आइसोलेटेड वर्ल्ड में रहता था, गब्बर सिंह एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में रहते थे, तब वो इस तरह की कॉस्ट्यूम पहनते थे और अच्छा भी लगता था। लेकिन यहाँ तो उनकी वर्ल्ड वो दिखाई नहीं ना, जो आइसोलेटेड वर्ल्ड में रहते थे, किसी आइलैंड पे रह रहे हों, या उनका कोई बहुत बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क हो जहाँ पे वो रहते हों, ऐसा तो नहीं दिखाया था ना। तो वो एक बहुत ही मेजर एक इस फिल्म का फ्लॉ था, जो मैं करेक्ट करता एट द स्क्रिप्टिंग स्टेज इटसेल्फ। ओके, फिर हम आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड के सेकंड चीज़ों पे, कि अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ भी भाई हैं। ये बात ऐसा लगता है कि फिल्म बनने के बाद फोर्स की गई है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उनके कोई सीन दिखाए नहीं गए हैं। ये सारी बातें धीरे धीरे करके किक करके फ्लैशबैक में आया, तो ऐसा लगता है कि चलो भाई जैकी श्रॉफ को भी इंक्लूड कर लो, तो फिर ये करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में आप बिछड़ रहे हैं, जब स्टार्टिंग में आपके पिता की मौत हो रही है, आपके पिता मारे जा रहे हैं, तो उस समय वो भाइयों का प्यार और भाइयों की चीज़ दिखाते तो कितना अच्छा रहता था। तब उस बात का कोई इमोशनल कनेक्ट भी बनता था कि दो भाई हैं और वो बिछड़ गए और इस तरीके से उनके पिता को मार दिया गया। एक बड़ी अच्छा पॉइंट है फिल्म में ताला और चाबी का, लेकिन वो ताले और चाबी का पॉइंट बिल्कुल ही गलत दिखा दिया है। मतलब वो उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता है फिल्म में, बिल्कुल कोई इम्पैक्ट नहीं। आप बचपन में दोनों बच्चों को एक गेम खेलते दिखा सकते थे कि एक चोर है और एक पुलिस है, और पुलिस ने चोर को बंद कर दिया है और ताला में चाबी मार दी है। लेकिन जो बच्चा चोर बना है वो बचपन से ही शैतान है, और चाबी उसने अपने पास ही रखी है, और वो बंद होने के बाद भी वो बच्चा चाबी निकाल के निकल जाता है, और इसी बीच में विलन आपके पिता को मार देता है, और एक बच्चा अंदर ही बंद है और एक बच्चा बाहर भाग जाता है अपनी माँ के साथ। तो वो इस तरीके का दिखाते, तो वो एक कंटिन्यूटी, एक परिवार की फीलिंग आती है। अभी अनिल कपूर के साथ सेपरेट उनको दिखा दिया और जैकी श्रॉफ के साथ सेपरेट उनको दिखा दिया, उसमें कोई इमोशनल बॉन्डिंग भी नहीं है, कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं थी, और मतलब वो एक फोर्स्ड आइडिया लगता है। तो ये ताले और चाबी का बचपन से कोई इस तरह का स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं दिखाया उन लोगों ने, जो उनको दिखाना चाहिए था। तो वो इमोशनल एक चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी बात थी कि जो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की केमिस्ट्री के ऊपर आ रहे हैं, धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। तो अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जो पहली बात तो जैकी श्रॉफ को अगर ये रोल दे रहे थे, तो जैकी श्रॉफ को एक बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन देना था, और जैकी श्रॉफ का कैरेक्टर पीछे पड़ा हुआ है। अनुपम खेर के कैरेक्टर के ऊपर पूरा डाउट है कि आदमी गलत कर रहा है, तो उनको बहुत बढ़िया एक इंट्रोडक्शन देना था कि बहुत गजब किस्म का पुलिस ऑफिसर है, या इस तरह का आदमी है, या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है। और अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की जो कैरेक्टर की केमिस्ट्री थी, वो मतलब बहुत सबड्यूड थी, वो बहुत बढ़िया पॉइंट था। वो देखिए, राम लखन और परिंदा और उस तरह की फिल्मों को उन्होंने रिपीट करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें ऑडियंस के उस टाइम के दिमाग में बहुत फ्रेश थी, उसमें कोई नई बात नहीं थी। हाँ, इनकी केमिस्ट्री हम कर सकते थे, एक अलग ढंग से कर सकते थे। मतलब एक आपको जस्ट एग्जांपल रैंडमली मैं थ्रो कर रहा हूँ, जैसे अमिताभ बच्चन और प्राण साहब की केमिस्ट्री थी कालिया फिल्म में, वो एक जेलर हैं और ये कैदी है, उस तरह का हम कुछ प्रेजेंट कर सकते थे। या फिर इनकी केमिस्ट्री हम वैसी कर सकते थे जैसे अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जी की थी अमर अकबर एंथनी में। वो कॉमेडी सीन्स भी थे कि चार तूने मारा तो दो मैं मारा, लेकिन सॉलिड मारा नहीं, तो वो भी कर सकते थे हम। और उन चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को और एंटरटेनिंग बना सकते थे, लेकिन वो बनाई नहीं हम। और वो हमने पॉइंट्स सारे मिस किए, बचपन से लेकर ये आज तक वाले जितने भी पॉइंट्स थे, हम स्क्रीन प्ले में जो हम मिस करते गए, हम सारे फुल टॉस बॉल्स को मिस करते गए। मतलब जब रूप की रानी चोरों का राजा के जो भी मेकर्स थे, वो सारे इस बात को मिस करते गए। अच्छा,
अब मैं आता हूँ अनिल कपूर जी के इंट्रोडक्शन पे। जो हेलीकॉप्टर का सीक्वेंस था वो बहुत गजब सीक्वेंस था, नो डाउट इट वॉज वेरी थ्रिलिंग सीक्वेंस। तो वो अनिल कपूर जी के एंट्री पॉइंट क्यों नहीं बन सकता था वो सीक्वेंस? ऑटोमेटिक उनके कैरेक्टर को बहुत बड़ा एलिवेशन देता। अभी तो आपने भगा दिया, एक ताला तोड़ा और वो विजुअल्स क्रिएट कर दिए, लेकिन इम्पैक्ट नहीं आया ना। वो विजुअल्स क्रिएट किया आपने, उसमें कोई चैलेंज कुछ करके हीरो आ रहा है। आप अगर ऐसा कुछ बताते कि एक ट्रेन ऐसी निकलती है, सिर्फ 15 मिनट का टाइम रहता है, दुनिया में कौन इस तरह का काम कर पाएगा, तो सिर्फ एक ही आदमी है जो इस तरह का काम दुनिया में कर सकता है, वो है रोमियो। और फिर वो रोमियो का आपने इंट्रोडक्शन वहाँ पर किया, तो बात बनती थी ना, तो बात बनती थी। अच्छा, इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद आपने उनको एक नाच गाने में डलवा दिया। अरे नाच गाने में इतने सारे लोग पागल हैं अनिल कपूर जी का डांस देखने के लिए, बहुत महान कलाकार हैं, बहुत गजब कलाकार हैं, लेकिन इतने सारे लड़के पागल होंगे ना तो सिर्फ किसी लड़की को देखने के लिए, नहीं तो कोई माइकल जैक्सन लेवल का डांसर देखने के लिए, जो कि वो अनिल कपूर जी इन फुल रिस्पेक्ट इज़ नॉट दैट। इज़ अ माइंड ब्लोइंग एक्टर जो कि ड्रामा बहुत अच्छा करते हैं, जो कि कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं। तो उस तरह का कुछ सीक्वेंस होना चाहिए था। और वो गाना जो इंट्रोडक्शन था कि इतने सारे लोग पागल हैं, वो आप इनको डांसर दिखाते ना, श्रीदेवी जी को एक डांसर दिखा के, और जिस तरीके का वो इंट्रोडक्शन दिया गया है अनिल कपूर जी को इतने सारे क्राउड के बीच में, वैसे श्रीदेवी जी का इंट्रोडक्शन होना चाहिए था। जैसे माधुरी दीक्षित जी का था उसमें तेज़ाब में 1 2 3 टाइप गाने में, या इस तरह के एक आइटम नंबर पे जहाँ श्रीदेवी जी ने पूरे स्टेज पे तहलका मचा दिया और वो एक डांसर है। तो ये बात लॉजिकली भी आगे जाती थी ना कि वो एक डांसर है, लेकिन पीछे पीछे वो चोरी और वो सब सारी चीज़ें भी करती हैं। तो बात समझ में भी आती है कि वो हर जगह क्यों डांस करने पहुंच जाती। कोई भी पार्टी हो उसमें श्रीदेवी जी का एक आइटम नंबर है, एक डांस नंबर है, वो क्यों पहुंच जाती है, इस बात का तो कोई लॉजिकल तो दिया नहीं है ना इस बात में, कि वो बस एक चोर है तो अपने आप वो अलग अलग गेटअप करके पहुंच जाती हैं और डांस करती हैं। नो, यू कुड हैव मेड हर अ डांसर, जिनकी अपनी डांस है, जिनकी अपनी डांस ट्रूप है। उस डांस ट्रूप में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं, और वो सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, वो पूरे एक ठग है, वो पूरी एक चोरों की टीम है जो पूरी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से, अपने बहुत मैकेनिकली, बहुत एफिशिएंटली करती है। आपको नए कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, उनके नुएंसेस भी मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और वो पूरा एक सेटअप हो जाता है। और इस पूरी टीम पे एक अकेला अनिल कपूर भारी पड़ता है, तो दोनों का एक बैलेंस होता है। ये छोटी छोटी ट्विस्ट एंड छोटी छोटी ट्वर्क्स जो थे वो चीज़ को इमोशनल और चीज़ को पूरे एंटरटेनमेंट। अच्छा, अब आ गए एंटरटेनमेंट पे। तो जो अनिल कपूर और श्रीदेवी जी की जो कॉन्फ्रंटेशंस भी हैं, जो सेमी कॉमिकल और फिर सेमी अट्रैक्टिव वाली हैं, वो बात नहीं जमती है। वो एक श्रीदेवी जी का वो मद्रासी वाला सीक्वेंस छोड़ के बाकी वो बात जमती नहीं है। तो वो एक सीक्वेंस तो एज इट इज़ शान फिल्म से उठाया गया है, बस उसमें एक कबूतर की एंट्री कर दी। कबूतर वाला पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि ये एक नई चीज़ करने की कोशिश की, और थोड़ा एनिमल्स को लाने से बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने उसको किया, लेकिन वो बात बार बार जम नहीं रही थी। उसमें कोई नए सीक्वेंसेस नहीं थे, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक क्वाइट क्लीशेड। और वो जो ऑर्गेनिक लाफ्टर और जो ऑर्गेनिसिटी जो मिस्टर इंडिया में इनकी केमिस्ट्री में आती थी, कि वो जो कैट एंड माउस का और टॉम एंड जेरी का गेम चलो, दैट टॉम एंड जेरी थिंग वाज एब्सोल्युटली मिसिंग। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट है, जो अनिल कपूर जी और श्रीदेवी जी बचपन में बिछड़ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे का प्यार रहते हैं। टाइम इतना आगे निकल गया था कि बचपन का प्यार वाली बात तो उस टाइम पे डाइजेस्ट नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उस बात को और अच्छी और इमोशनल ढंग से दिखाया जा सकता था और किया जा सकता था। ठीक है, ये एक मसाला फिल्म है, तो उसमें उस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। मैं इस बात को भी अच्छे से समझता हूँ। तो जैसे मैंने अभी 3-4 पॉइंट्स उठाए हैं, मैं थोड़ा क्लाइमेक्स की तरफ आता हूँ कि जब ये अनुपम खेर जी ऐसे हैं और डबल वो है, तो इनकी जो डबल रोल वाली जो स्टोरी है और ये सारी चीज़ें, ये जैसे इतने सारे माउंटेड सॉन्ग्स थे, तो क्लाइमेक्स में एक माउंटेड सॉन्ग होता, जैसा कि कर्ज में था, एक माउंटेड सॉन्ग होता जिसमें अनिल कपूर जी और श्रीदेवी जी मिलकर अनुपम खेर जी को सारी जनता के सामने, सारे पुलिस वालों के सामने एक्सपोज करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इतने सारी चीज़ें की, और किस तरीके से इन्होंने बचपन छीने, और किस तरीके से इन्होंने इतने बड़े जो ये दुनिया के सामने बन के घूम रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो वो कर्ज में जैसा क्लाइमेक्स सॉन्ग था, उस टाइप का एक क्लाइमेक्स सॉन्ग होना बहुत 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 ज़रूरी था इस फिल्म में। और वो फिल्म देखते हुए लगता भी है कि उस फिल्म में नेचुरली ये गाना फिट होता। अगर ये मेरी कही हुई सारी चीज़ें नहीं भी रखते, तो भी ये सारी चीज़ एंड में आनी ज़रूर से चाहिए थी। और फिल्म में सरप्राइजेस बहुत कम हैं। जॉनी लीवर जी की कॉमेडी फोर्स्ड है,
सॉरी ही इज़ अ ग्रेट कॉमेडियन, बट वो बस उनकी एक मिमिकिंग एबिलिटी को वो रखने के लिए सरप्राइज एलिमेंट्स जब मैं कह रहा हूँ फिल्म में बहुत कम है। तो श्रीदेवी जी कुड हैव बीन अ फ्रंट लाइन डांसर एंड अ कॉप, अंडर कवर कॉप। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, जब अपने बाप की मौत का बदला लेना है तो वो एक अंडर कवर कॉप भी रह सकती हैं, और वही अनिल कपूर को पकड़वाती हैं और जैकी श्रॉफ उनको जेल में डालते हैं। दिस कुड हैव बीन डन अपने प्यार का नाटक करके। दिस वाज वन ऑफ द एब्सोल्यूट थिंग्स विच कुड हैव बीन डन एंड विच शुड हैव बीन डन। और फिर बाद में जब पता चलता है कि ये मेरे बचपन का प्यार है तो फिर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट, परेश रावल जी की कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, उस समय उनकी मार्केट थी और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो उनकी फ़िल्म तो शायद उनको कमर्शियल पॉइंट से इंक्लूड किया गया कोई, और उनको ऐसे मार भी दिया गया फिल्म में। तो वही जो ऑर्गेनिक जो नहीं जुड़ता है फिर वो फोर्स्ड ही लगता है, तो ऑर्गेनिक कोई जुड़ाव नहीं था। अनिल कपूर का अगर कोई मेंटोर या कोई गॉडफादर दिखाना ही था तो अनुपम खेर को ही दिखाना था ना, और वो रिलेशनशिप वैसे ही होती जैसे अमिताभ बच्चन और कुलभूषण खरबंदा की शक्ति में थी, या फिर अमरीश पुरी और जैकी श्रॉफ की हीरो में थी, और अनिल कपूर को ये नहीं पता है कि इन्होंने मेरे फादर को मारा है या इनके हमशक्ल ने मेरे फादर को मारा, और अनिल कपूर उनके लिए सारी चीज़ें करने को तैयार थे। ही वॉज रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर दिस अनुपम खेर कैरेक्टर। तो ये जो चीज़ें थी ये उसको अच्छे से कर सकते थे। अगर हम दोनों अनुपम खेर को बहुत टाइम तक इस तरीके से करते भी तो भी एक बहुत अच्छा होता ना कि तुमने दो बार बाप को मारा। तो ये जो चीज़ थी, ये एक जो ट्विस्ट की एक तो कमी, एक तो श्रीदेवी का अंडर कवर कॉप होना, अनुपम खेर से ही आपको चाहे 1 चाहे 2 चाहे जब दोनों एक ही हो गए, अनुपम खेर से ही अनिल कपूर का रिलेशनशिप होना वो बहुत बहुत ज़रूरी था, तो कि फ़िल्म वो बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड नहीं होती। अच्छा, तीसरी बात ये है कि जो गेटअप्स की बात है, देखिए हर एक्टर के ऊपर गेटअप्स अच्छे नहीं लगते हैं। अनिल कपूर जी के ऊपर कुछ गेटअप्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। क्लाइमैक्स के सॉन्ग का गेटअप बहुत ही अच्छा नहीं था, और कुछ और गेटअप्स भी जो थे, और जो ठेंगा ठेंगा वाला सीक्वेंस था, दैट डिड नॉट वर्क एट ऑल। दैट एंटायर सीक्वेंस शुड हैव बीन चॉप्ड एज इट इज़। अगर उस सीक्वेंस में कुछ ऐसा रखना भी था तो उसमें इंक्लूड करना चाहिए था कुछ और चीज़ों को, और इस तरह की चीज़ें। देखिए जो डायरेक्टर होता है ना, जो रियल मायने में डायरेक्टर होता है, जैसे शेखर कपूर साहब ने जब मिस्टर इंडिया बनाई तो 40 चैप्टर वाला सीक्वेंस बहुत सही फिट हो गया था, वो बहुत ही ऑर्गेनिक लगा। लेकिन इसमें चीज़ें ऑर्गेनिक नहीं लग रही थी, इसमें चीज़ें बिल्कुल फोर्स्ड लग रही थी, इमोशनल कोर नहीं था। ये सोल्यूशंस भी मैंने अक्सर बताए हैं, और मेरा ये बहुत ही पर्सनल पर्सपेक्टिव है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, बहुत ही पर्सनल पर्सपेक्टिव है। एक और चीज़ जो इनके फेवर में बहुत काम की थी कि एक ऑर्फनेज दिखाते हुए भी इन्होंने बच्चों के सेंटिमेंट को और आगे नहीं किया, जो कि मिस्टर इंडिया में बहुत वर्क किया था। या तो फिर ऑर्फनेज में जाना नहीं था, लेकिन अगर ऑर्फनेज में गए हैं तो ऑर्फनेज के बच्चों का और ऑर्फनेज की चीज़ों का और बढ़िया इस्तेमाल कर सकते थे, मिस्टर इंडिया या ब्रह्मचारी या उस तरह की फ़िल्म के जैसा, जो 100% वो वर्कआउट करता। क्योंकि बच्चे श्रीदेवी जी के और अनिल कपूर जी के बहुत बड़े फैंस होते थे, और वो लोग देखते थे उन सारी चीज़ों को, तो एक वो बच्चों का भी जब एलिमेंट आता तो वो और इमोशनल बात होती, जैसे कि मिस्टर इंडिया में थी। तो ये सारी घुमा फिरा की ये चीज़ें थी। अंत में ये फिल्म लगती है एक ट्रिब्यूट टू श्रीदेवीज़ ब्यूटी, श्रीदेवी जीज़ ब्यूटी एंड श्रीदेवी जीज़ डांसिंग एबिलिटीज़ एंड हर कॉमिक एबिलिटीज़। और अनिल कपूर जी को, इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग द हीरो एंड इंस्पायर्ड ऑफ बीइंग द ट्रेन सीक्वेंस, देयर वाज नॉट मच टू, फ्रैंकली नॉट मच टू डू। और इमोशनली भी उनको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ट्रिकी सिचुएशंस उनको नहीं मिले, जो एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि जब वो ट्रिकी सीक्वेंसेस मिलते हैं, जब वो एक एक्टर को सरप्राइजेस मिलते हैं, जब वो एक एक्टर को डिलेमा होता है और वो ऑर्गेनिक तरीके से आया हुआ डिलेमा होता है, वो ज़बरदस्ती का, तो वो उस पॉइंट पे वो एक्टर का अभिनय खिल कर आता है, और वो ड्रामा की जो सिचुएशंस बनती हैं वो बहुत खिल के आती हैं। वो अनिल कपूर जी को इसमें नहीं दिया गया। जैकी श्रॉफ जी वॉज यूज्ड ओनली ऑर्नामेंटली, उनका कोई ऐसा वो नहीं था। एक ही सीन है अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जी के बीच में, जो कि इट वाज वेल शॉर्ट सीन, बट देयर वाज नथिंग मोर इन दैट सीन अपार्ट फ्रॉम दैट। तो ये मेरी तरफ से थी रूप की रानी, चोरों का राजा की खामियां, और क्या क्या कर सकते थे, तो वो फिल्म और अच्छी हो जाती थी, और टाइट हो जाती थी, और सही हो जाती थी, और उसकी जो इमोशनल कोर नहीं थी वो इमोशनल कोर हो जाती थी, और वो फिल्म शायद और सक्सेसफुल भी हो जाती थी। मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक फ़िल्म का अच्छा था, पर मुझे थोड़ा सा कई की जगह पे ऐसा लगा कि बैकग्राउंड म्यूज़िक की टेम्पो और बैकग्राउंड म्यूज़िक की वो सारी चीज़ें जिस लेवल पे जानी चाहिए थी उस लेवल पे नहीं गई, और एक दो सॉन्ग्स और भी ऐसे थे जो कि और बेटर किए जा सकते थे। जो श्रीदेवी जी का सेंशुअल सॉन्ग था, वो एक बार बेटा और उस तरह की फिल्में आने के बाद, और काटे नहीं कटते से ऊपर की बात करनी थी इस सॉन्ग में, जो कि नहीं हो पाई। और
वो म्यूज़िकली भी शायद उस लेवल का वो सॉन्ग नहीं बन पाया था कि क्यों उसकी कॉम्प्रोमाइज़ की गई, आई एम नॉट अवेयर, बट दैट मैजिक वाज नॉट क्रिएटेड। और ये सब कुछ था जो मुझे लगा, और मेरे ख्याल से जो सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं वो थोड़े कुछ लोगों को लॉजिकल और अच्छे लग सकते हैं। Again, I respect all the makers and I respect anyone who has ever made a film. और जिन लोगों ने ये फिल्म देखी वो लोग तो अपने आप में लेजेंड है। These are some of my solutions for रूप की रानी चोरों का राजा।